इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता तमाम दोस्तों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने शॉर्ट नोट्स में ये बुला के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है, हाल ही में गवर्नर इंतज़ामिया ने महकमा बिजली में तैनात 12,000 के करीब आर्जी मुलाजमीन को दर्ज चाहरों खाली आसामियों के अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट्स के अगेंस्ट रेगुलराइज करने का फ़ैसला कर लिया है और उसके साथ बाकी महकमा जात में 61,000 के करीब जो आर्जी मुलाजमीन हैं उनको SRO 64 और 520 के तहत रेगुलराइजेशन रेगुलर करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है, जिसका हम जो एक खुशाइंद कदम है और इसका हम खैर मकदम करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे वाजिया करना चाहते हैं कि सरकार ने साल 2020 में एक आला सतही कमेटी तश्कील दी, जिन्होंने तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर 4th क्लास वैकेंसीज़ को आइडेंटिफाई करके उनको SSR भी ट्रांसफ़र कर दिया, SSR भी रेफ़र कर दिया और उसके बाद स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए गए। स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स बनाने के बाद एडवर्टीज़मेंट की गई और उस एडवर्टीज़मेंट के अगेंस्ट एग्ज़ाम्स वगैरह हो गए तो लोग एडजस्ट हो गए, अपॉइंट हो गए, सरकारी मुलाजमत में आ गए। लेकिन एक बात हम समझने से कासिर है कि सरकार अगर ये कह रही है कि हम अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट रेगुलराइज करेंगे यहाँ के मुलाजमीन को, तो अगर आपने ऑलरेडी जो वैकेंट पोस्ट्स है वो SSRB को दे दिए हैं, तो किन पोस्ट के अगेंस्ट और कैसे आप 61,000 लोगों को रेगुलराइज करोगे? एक मामला ये। दूसरा ये कि इज्जत माफ ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 2022-23 का बजट पेश किया, जम्मू कश्मीर का मरकजी बजट पेश किया, लेकिन उसमें डेली वेजर कैजुअल लेबर के हवाले से कुछ नहीं कहा गया। अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सीरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर के लिए, उसमें 1950 करोड़ रुपए का तक बजट पेश किया गया उसमें, और जो पर साल से 310 करोड़ ज्यादा है उसमें फार्मर्स के लिए हवाले से, सिलिक वार्म सीड यूनिट्स के हवाले से, सीड और ट्रेनिंग, फार्मर्स की ट्रेनिंग के हवाले से पैसा रखा गया। लेकिन हम सरकार से एक सवाल पूछना चाहते हैं, जो एग्रीकल्चर में कमांड एरिया में काम कर रहे हैं डेली वेजर्स है, सीरीकल्चर में कैजुअल लेबर्स काम कर रहे हैं, उनको आज तक 12 महीने की आपने तनख्वाह नहीं दी, वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके हवाले से आपने क्या किया? अगर आपने इस साल 310 करोड़ रुपया ज्यादा रखे हैं, तो जो लोग आज भी बराबर तनख्वाह नहीं ले रहे, जो आज भी 12 महीने काम करने के बावजूद भी उनको 10 महीने की तनख्वाह दी जाती है, उनके तनख्वाह के हवाले से आपने क्या सोचा? इसी तरीके से अगर हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे, उनको 700 रुपया, 1500 रुपया, 3,000 रुपया दिए जाते हैं और पिछले कई महीनों से वो तनख्वाह से महरूम है। शीप हस्बेंड्री या फिशरीज की अगर हम बात करेंगे, 391 करोड़ का एलोकेशन रखी गई है, जो कि पर साल से 38 करोड़ ज्यादा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा? 500 में, 100 में, 1200 में, 800 रुपया उनको तनख्वाह दी जाती है। 1200 में वो कैसे अपना घर का गुजारा करेंगे, अपने बच्चों का फीस अदा करेंगे, उनकी यूनिफॉर्म कैसे वो लाएंगे, अपने बुजुर्ग वालिदैन का इलाज मुआवजे का पैसा वो कहाँ से बर्दाश्त कर पाएंगे? इसी तरीके से अगर हम हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन की बात करेंगे, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन को 1484.72 करोड़ का बजट एलोकेशन रखी गई है और उसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत 55 लाख बेनिफिशियरीज को रजिस्टर किया गया है। लेकिन हम सरकार से एक सवाल पूछना चाहते हैं, SDF वालों को तो आप सब लोग जानते होंगे, हर एक हॉस्पिटल में पहले आपकी नजर या हमारी नजर वहां के SDF पे काम करने वाले भाई और बहन पर नजर पड़ती है। उस SDF पे काम करने वाले को वहां जो रेवेन्यू जमा होता था, उस रेवेन्यू के तहत उसकी तनख्वाह अदा की जाती थी। पिछले 2 साल से आपने गोल्डन कार्ड इशू किए, कोई रेवेन्यू आता ही नहीं है। उस बेचारे का तनख्वाह कैसे आप दे देंगे? उसको तो आपने कोविड के दौरान काम ले लिया, उसे कोविड के दौरान वहां पे काम कर रहे कई मुलाजमीन जो है वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए,
और उनकी तनख्वाह आज तक वागुजार नहीं की गई। आपने हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी को सामने लाई, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सामने लाई तो उनके हवाले से कौन सी पॉलिसी सामने लाई। और इसी के साथ अगर हम टूरिज्म और कल्चर की बात करेंगे, टूरिज्म में 604 करोड़ रुपया एलोकेशन रखी गई है, और जो इस साल 78 करोड़, जो पर साल से 78 करोड़ ज्यादा है। 350 कैजुअल लेबर्स वहां पे काम कर रहे हैं, जो 2014 से उनको तनख्वाह नहीं दी गई है। और आप टूरिज्म के नाम पे बाकी स्टेट्स में बड़े बड़े इज्तिमात करते हो, बड़े बड़े रोड शोज करते हो, उन पे करोड़ों रुपया खर्च किए जाते हैं। और आपके टूरिज्म को चलाने वाले, आपके टूरिज्म की हट्स, आपके टूरिज्म के स्पॉट्स को काम करने वाले हमारे डेली वेजेड कैजुअल लेबर एक लुकमे के लिए तरस रहे हैं, एक निवाले के लिए तरस रहे हैं। अगर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो, क्या मकसद है उस पैसे का, जब आपके घर का फर्द, आपके फैमिली का मेंबर फाका है, वो बेचारा फाका कुशी पे मजबूर हो गया है। इसी के साथ अगर हम पीएचई जल शक्ति की बात करेंगे, आपने 1589 स्कीम्स, लगभग 1600 स्कीम्स को इस साल टारगेट दे दिया है, जिसको हम कंप्लीट करेंगे। एलोकेशन आपने दे दी है पीएचई के लिए 9290 करोड़ रुपया, जो पर साल से बहुत ज्यादा है, 6000 करोड़ ज्यादा है। एक बात समझ में नहीं आती है, जो पीएचई में काम कर रहे हैं डेली वेजर्स दौरान ड्यूटी शहीद हो गए, उनकी फैमिलीज, उनके मासूम बच्चे आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और उनकी जो पेंडिंग वेजेस है, चाहे जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, अभी तक पेंडिंग है। वर्ल्ड वाटर डे पे पर साल एक साइड का चीफ इंजीनियर का इंकिशाफ हुआ था, जो पेपर्स में भी आया था, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया था। उसने खाली 47.5 लाख का वाजवान खाया था, और उसका डेली वेजर कैजुअल लेबर फाकाकशी पे मजबूर हो रहा है, उसका डेली वेजर कैजुअल लेबर दर दर की ठोकरें खा रहा है। और अगर आपने इतनी स्कीमें बनाई है, आज से पहले भी स्कीमें बनाई और आज भी स्कीमें बनाने जा रहे हो, उन स्कीम को चलाने वाले कौन है? क्या आपने मैन पावर कंपोनेंट के हवाले से कुछ सोचा? जो इन लोगों, जो इन स्कीमों को चला रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि हम 100% पाइप्ड वाटर दे देंगे रूरल एरियाज में, हर एक घर तक हम नल के जरिए से जल पहुंचाएंगे। लेकिन जल पहुंचाने वालों के बारे में आपने क्या सोचा? उनकी रेगुलराइजेशन के बारे में क्या सोचा? इसी के साथ अगर हम हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर की बात करेंगे, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से आपने 3112 करोड़ का जो एलोकेशन रखी है, जो पर साल से 250 करोड़ ज्यादा है। लेकिन वहां पे सफाई कर्मचारी जो अर्बन लोकल बॉडीज में काम कर रहे हैं, वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रेस कॉलोनी में बेचारे दिन रात आहू पुकार करते हैं, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। अगर हम बात करेंगे वहां पे, अगर हम यूईडी जो हाउसिंग डिपार्टमेंट के तहत आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हाउसिंग डिपार्टमेंट का है, वहां पे डेली वेजर्स को रेगुलर किया गया, लेकिन आज डेली वेजर्स को ऐसा ही रखा गया SRO 520 में। और SRO 520 में आपने वादा किया था, यहाँ के ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने वादा किया था, जो उस वक्त के थे हसीब द्राबू साहब, कि 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट होने के बाद रेगुलराइजेशन मुकम्मल की जाएगी और इसमें अमेंडमेंट किए जाएंगे 520 में। आज तक की नहीं गई। और इसके साथ अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करेंगे, बहुत पैसा रखा गया है, 1800 करोड़ 1806 करोड़ रुपए रखे गए हैं, 250 करोड़ पर साल से ज्यादा है। लेकिन वहां पे आप CPW को, कंटेंजेंट पेड को, कुक को 75 रुपीज शर्म के साथ कहना पड़ता है। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए। वहां पे जो दिन रात काम करता है, जो बच्चों को खाना पका के देता है, आपके स्कूल की हिफाजत करता है, वॉच एंड वार्ड करता है, उसको आप 75 रुपीज पर मंथ देते हो। ये जुल्म की इंतहा है। पहले जमाने में बेकार लिया जाता था, तो आज आप क्या ले रहे हो? 75 रुपीज आप दे रहे हो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, 75 रुपीज में उस बंदे का घर का गुजारा कैसे हो जाएगा? अगर हम रोड की बात करेंगे, R&B की बात करेंगे, रोड एंड कनेक्टिविटी के लिए 5217 करोड़ रखे गए हैं। लेकिन R&B में आज भी डेली वेजर कैजुअल लेबर को, आज भी डेली वेजर कैजुअल लेबर को 6 महीने या 7 महीने दिए जाते हैं। उसके 4 साल की लायबिलिटी भी पेंडिंग है। उसे आपने कोविड के दौरान काम ले लिया, लेकिन कोविड के दौरान काम लेने के बावजूद भी आपने उसको पैसा नहीं दिया। फॉरेस्ट की अगर हम बात करेंगे, एग्रोस्ट्रोलॉजी में 2019 से तनख्वाह नहीं मिली, कमांड एरिया के तहत पैसा ही नहीं मिला। और इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले सफाई कर्मचारी जो हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आपकी डिस्पेंसरी में काम कर रहे हैं, आपके हेल्थ सेंटर में काम कर रहे हैं। गुदार साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, 100 रुपया, 500 रुपया, 800 रुपया आप दे रहे हो तनख्वाह।
100 रुपये में आज की महंगाई के दौर में घर का गुजारा कैसे होगा? वो खुदकुशी पे नहीं आएगा तो क्या करेगा? ये सरासर नाइंसाफी है। 100 रुपये पे उसके घर का खर्चा होगा, जब वो ड्यूटी के लिए आएगा वो किराया अपना अदा करेगा, बुजुर्ग वालिदैन का इलाज मुआवजे के लिए पैसा रखेगा, बच्चों का फीस अदा करेगा, 2 वक्त समाजी जिंदगी बसर करेगा। कैसे करेगा? ये हमारी समझ से बाहर है। मैं आपको एक मुलाजिम की मिसाल पेश करना चाहूंगा जो अनंतनाग से था। परसों प्रेस कॉलोनी में बेचारा पीट रहा था, अपना उसे कपड़े फाड़े। उसको पिछले 25 साल से आप काम ले रहे हो, लेकिन 100 रुपया आप उसको माहाना तनख्वाह देते हो, और वो इसी सहारे और इसी उम्मीद पे जिंदगी बसर कर रहा है और ड्यूटी दे रहा है कि उसको कल या परसों तनख्वाह दी जाएगी, उसको कल या परसों रेगुलर किया जाएगा, उसके हवाले से मिनिमम वेज एक्ट का इतला किया जाएगा। बहरहाल हमारा सवाल एसडीएफ के हवाले से हमने बात की, और हमारा सवाल होगा इंसानियत के दर्ज देने वालों से। हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या यहाँ के 61,000 से वाबस्ता 5 लाख नफूस, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके अहलो अयाल को 2 वक्त की रोटी खाने का कोई हक नहीं है? क्या उनके बच्चों को तालीम हासिल करने का कोई हक नहीं है? हमारा क्या कसूर है? आखिर वो तो वाजिया करो। आप तो बड़े बड़े बयान दे रहे हो लेबर डे पे, आप तो बड़े बड़े बयान देते हो ह्यूमन राइट्स पे। क्या कसूर है हमारा? हमारा इतना कसूर है, हमने नामसाइद हालात के दौरान, सैलाब के दौरान, आलमी वबा कोविड-19 के दौरान हमने काम किया। यहाँ पे आपका सिस्टम चलाया, 85% यहाँ पे डिपार्टमेंट्स को चलाया। क्या हमारा ये कसूर है? और हमने कलील तनख्वाह के यूज काम किया है, क्या हमारा यही कसूर है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से हम यहाँ के तमाम समाजी, सियासी, मजहबी, दीनी मुलाजिम और ताजिर अंजुमनों से, सहाफ़ी बरादरी से, खासकर जम्मू कश्मीर के आवाम को मुखातिब बनाना चाहते हैं, उन तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि उनके साथ हमारा इंसानी रिश्ता है। अगर इंसानी रिश्ते के भाई के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, तो आपका इखलाकी हक बनता है, इखलाकी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए, आप हमको इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाइए। अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो मेहरबानी करके ये सारे प्लेटफॉर्म्स बंद करिए। मेहरबानी करके आप अगर आज आवाज नहीं उठा सकते हैं तो मुझे लगता है शायद अल्लाह भी आपको माफ नहीं करेगा। कयामत के दिन आपको भी जवाब देना पड़ेगा वहां पे। और इसके साथ हम वाजिया करना चाहते हैं जो हमारी डिमांड्स है, हम कोई नया प्रोग्राम, कोई नई डिमांड आपके सामने नहीं रख रहे हैं। वो कंसोलिडेटेड है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, डेली वेजर है, कैजुअल है, नीड बेस है, एचडीएफ है, सीजनल है या लैंड ओनर है, आईटीए है, सीपीडब्ल्यू है, जो भी यहाँ पे कैटेगरीज मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, उनके हवाले से हम रेगुलराइजेशन का मुतालबा कर रहे हैं। रेगुलराइजेशन वो पॉलिसी फिल फॉर फ्रेम होनी चाहिए और लागू होनी चाहिए। और साथ ही हम जिन लोगों ने अभी 10 साल पूरे नहीं किए, जो कलील तनख्वाह ले रहे हैं और कलील तनख्वाह के यूज आपके डिपार्टमेंट्स को चला रहे हैं, उनके हवाले से हमारा मुतालबा होगा कि उनके हक में मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए, जिसका ऐलान ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस किया था। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया था। हम उस चीज का मुतालबा कर रहे हैं। और जिन लोगों ने अपनी जमीनें दी है, 2 किस्म के लोग हैं यहाँ पे, एक जिसने अपनी जवानी दी, दूसरा वो जिसने अपना सरमाया दिया और जमीन दे दी। हमारा सरकार से मुतालबा है कि उनके हक में मुस्तकिल के अहकाम सादिर किए जाए। और साथ ही हम उन लोगों के हवाले से भी मुतालबा कर रहे हैं जो लोग रिटायरमेंट की उम्र को पहुंचे लेकिन उनको खाली हाथ डिपार्टमेंट से जाना पड़ा, या उन लोगों के हवाले से भी हम मुतालबा कर रहे हैं जो लोग दौरानी ड्यूटी फोत हो गए, आपके डिपार्टमेंट को चलाते फोत हो गए, डेथ हो गई उनकी। तो हमारी गुजारिश होगी सरकार से कि उनके अफरादी खाना में से एक फर्द को सरकारी नौकरी दी जाए। इस हवाले से हमने कई बार एहतिजाज किए, भूख हड़ताल की, जायज तरीके से जदोजहद तर्ज अमल को इख्तियार करके हमने अपनी आवाज बुलंद की, लेकिन हमारी आवाज को जोर जबरदस्ती की बुनियाद पे दबाने की कोशिश की गई। अब
ये सूरत हाल जो है, हमारे जो अहल अयाल है वो फाकशी पे मजबूर हो गए, कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पे आर्जी मुलाजमीन है वो सब के सब जहनी तनाव के शिकार है, इक्तिसादी बदहाली के शिकार है, और आए रोज अगर आप देखोगे खुदकुशी का जो रुझान है बढ़ता जा रहा है। और उसमें अगर आप देखोगे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, आर्जी मुलाजमीन की सबसे ज्यादा शरह है। ये सूरत हाल हमारे लिए किसी दहशत से कम नहीं है, और इस दहशत से बाहर आने का एक ही रास्ता है, वो है एहतिजाज का रास्ता। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम एक नुमाइंदा तंजीम है, एक मुश्तरका प्लेटफार्म है यहाँ के आर्जी मुलाजमीन का। हमने फैसला कर लिया है, अगर सरकार ने हमारे मुस्तकबिल के हवाले से, हमारे जायज तस्लीमशुदा मुतालबात के हवाले से कोई फैसला नहीं लिया, तो हमने फैसला कर लिया है कि 30 मार्च को हम प्रेस एनक्लेव में पुरअमन एहतिजाज बुलंद करेंगे। यह एहतिजाज नहीं होगा बल्कि आर्जी मुलाजमीन का सैलाब होगा। हम टकराव नहीं चाहते हैं, हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं, और यहाँ की सरकार ने, गवर्नर इंतजामिया ने हमें मजबूर किया सड़कों का रुख करने के लिए। हम तो काम करने वाले लोग हैं, हम तो आपका डिपार्टमेंट चला रहे हैं, वो भी कलील तनख्वाह के ही वो काम जो यहाँ का रेगुलर एम्प्लॉय 60,000 में कर रहा है, वो हमारा डेली वेजर कैजुअल लेबर 6,500 में करता है, वो हमारा स्वीपर 500 रुपये में करता है, 100 रुपये में करता है, 800 रुपये में करता है। हमारा मुतालबा होगा सरकार से, और हमारी अपील होगी सरकार से, मेहरबानी करके कि वो इसमें ज़ाती दिलचस्पी लेकर, खासकर एलजी मुनाइफ सिन्हा साहब इसमें ज़ाती दिलचस्पी ले, ताकि ये मामला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाए। आपने इसको इंसानी मामला करार दिया, आपने इसको समाजी मामला करार दिया, मेहरबानी करके इंसानी दायरे के अंदर सोचने की ज़रूरत है, इंसानी बुनियादों के अंदर सोचने की ज़रूरत है और हल निकालने की ज़रूरत है। हम अपने तमाम आर्जी मुलाजमिन से गुजारिश करेंगे वो 30 मार्च को वो प्रेस कॉलोनी श्रीनगर का रुख करे, जहाँ से पुरअमन एहतिजाज बुलंद होगा। शुक्रिया।